नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसके स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम वैदिक सभ्यता का शायद पिछली वीडियो में हम इसके कुछ हिस्से बताए हुए थे, तो आज हम इसको स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वैदिक सभ्यता, पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा, उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 1750 BC से लेकर के 600 BC तक है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कैसे इस वैदिक समय में, वैदिक काल में, इस समय वैदिक सभ्यता का नींव किसने रखा है ना, और इसके बारे में आगे इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इनके बारे में कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। तो हम बात करें तो वैदिक सभ्यता की जो नींव रखी गई, किसके द्वारा रखी गई है ना, आर्यों के द्वारा। किसके द्वारा रखी गई? आर्यों के द्वारा। कोई दिक्कत? अब ये आर्य आए कहां से? तो मैक्स मूलर के अनुसार कहा जाता है कि यह मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। अब ये मध्य एशिया मान लेते हैं इस जगह पर है। ठीक है, मध्य एशिया से कुछ आर्य आए, निकले, और निकल करके कुछ लोग कहां चल गए? ईरान चले गए। कहां चल गए? ईरान चल गए। और यहां से कुछ लोग कहां चल गए? भारत की ओर प्रस्थान कर गए। तो भारत की ओर जब प्रस्थान किए तो किधर से होके जाएंगे भाई? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनके बीच में एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी का नाम है हिंदकुश पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? हिंदकुश पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी। इस पहाड़ी में पार कैसे होंगे भाई? तो यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता है जिसे हम बोलते हैं खैबर दर्रा। क्या बोलते हैं? खैबर दर्रा। अब इस खैबर दर्रा के माध्यम से ये भाई साहब कौन? आर्य कहाँ पहुंच गए? एक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का नाम था सप्त सिंधव। क्या नाम था? सप्त सिंधव। सप्त सिंधव का मतलब होता है 7 नदियों का मिलन। क्या होता है? 7 नदियों का मिलन। उस समय कहा गया कि आर्य क्या थे? श्रेष्ठ माने जाते थे। क्या माने जाते थे? श्रेष्ठ। और इसी प्रकार से जिस क्षेत्र में यह प्रवेश किए, यह भारत का एक क्षेत्र है जिसे हम सप्त सिंधव कहते हैं। सप्त सिंधव मतलब 7 नदियों का मिलन। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि सर ये 7 नदियां कौन कौन सी है? तो हमने कुछ नाम से लिखे हुए हैं 7 नदियों के। पहला है सिंधु नदी, दूसरा है झेलम, तीसरा सरस्वती, चौथा चिनाब, पांचवी रवि, छठा व्यास, और सातवां क्या है? सतलज नदी है। इनका प्राचीन नाम, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? सिंधु नदी को हिंदुस, झेलम को विशिष्टा, है ना, सरस्वती को सरस्वती के नाम से ही जाना जाता था, और चिनाब नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था, रावी नदी को पारुशनी के नाम से जाना जाता था, व्यास नदी को विपाशा, और सतलज को शताद्रु के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद बारी आती है कि वैदिक सभ्यता को 2 हिस्से में, 2 भागों में बांट दिया, इन 2 टाइम जोन में बांट दिया गया। पहला टाइम जोन था हमारा कौन सा काल? ऋग वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग वैदिक काल। और दूसरा क्या था? उत्तर वैदिक काल। 2 हिस्से में बांट दिया गया। जो ऋग वैदिक काल हुआ हमारा, ये 1750 BC से लेकर के कितने BC तक चला? 1750 से लेकर के 1000 BC तक। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 BC से लेकर के कहां तक चलेगा? 600 BC तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद ऋग वैदिक काल के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग वैदिक काल जो समय शुरुआत होती है 1750 BC से लेकर के 1000 BC के तक, है ना, इसमें प्रमुख ग्रंथ, है ना, इस समय का प्रमुख ग्रंथ क्या होता था? ऋग्वेद होता था। क्या होता था? ऋग्वेद। उसके बाद यहाँ की जो सभ्यता हुआ करती थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और यहाँ का प्रमुख व्यवसाय जो हुआ करता था, क्या होता था? पशुपालन। और इस समय में प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी को माना जाता था, जिसे हम नदीतमा कहते थे। क्या कहते थे? नदीतमा। नदीतमा का मतलब होता है नदियों में श्रेष्ठ। क्या होता है नदीतमा का मतलब? नदियों में श्रेष्ठ। नदियों में श्रेष्ठ। थोड़ा अजीब लिखा गया है ना, तो आप समझ जाएंगे। नदियों में श्रेष्ठ, नदीतमा का मतलब क्या होता है? नदियों में श्रेष्ठ। कोई दिक्कत? आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर हम आगे लिखेंगे। चलिएगा, अब हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसके राजनीतिक जीवन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? राजनीतिक जीवन के बारे में। चलिएगा, हम लोग चलेंगे किसके पास? राजनीतिक जीवन, यानी पॉलिटिकल लाइफ। सबसे पहले क्या हुआ करता था? यहाँ कुछ पद हुआ करते थे।
इन सभी को अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया गया। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में। एक पद होता था सबसे बेसिक पद, ठीक है, सबसे निचला पद जिसे हम कहते थे कुल। उस समय पे क्या कहा जाता था? उसे कुल कहा जाता था। उससे मिलकर के जो पद बनता था वो ग्राम होता था। कुल से मिलकर के क्या बनता था? ग्राम बनता था। कुल से मिलकर के ग्राम, और ग्राम से मिलकर के बनता था विष। क्या बनता था? विष या विषय। क्या बनता था? विष या फिर विषय। और ये विषय या विषय से मिलकर के बनता था जन। जन का मतलब जनता। ठीक है, क्या होता था? जनता। चलिएगा ध्यान से समझेंगे, है ना। अब इतने सारे कैटेगरीज में बांट दिया गया है, तो इनका कोई ना कोई तो भाई पदाधिकारी तो होना चाहिए, अधिकारी तो होना चाहिए, जिसे प्रमुख के नाम से सूचित किया। कुल का जो प्रमुख होता था वो होता था कुलपति। क्या होता था? कुलपति। ग्राम का जो प्रमुख होता था वो होता था ग्रामीणी। क्या होता था? ग्रामीणी। विष का जो कुलपति प्रमुख होता था वो होता था विषपति। ठीक है, और जन का क्या होता था? राजन। क्या होता था? राजन। ठीक है, यह जन का जो प्रतिनिधि या फिर बोल सकते हैं हम प्रमुख होता था वो कौन होता था? राजन होता था। राजन पर नियंत्रण का कार्य दो संस्थाएं करती थी। राजन पर नियंत्रण, इस पर नियंत्रण, इस पर नियंत्रण कितनी संस्थाएं करती थी? दो संस्थाएं करती थी इस पर। दो संस्थाएं करती थी। दो संस्था का नाम है करती थी। दोनों संस्था का नाम, एक का नाम सभा और दूसरे का नाम होता था समिति तथा समिति। ठीक है, एक का नाम सभा और दूसरे का नाम समिति। ये दोनों संस्थाएं राजन पर नियंत्रण करती थी। ठीक है, न्याय का केंद्र बिंदु कौन होता था? राजा होता था। यानी किसी भी चीज का अगर डिसीजन लेना हो तो वो कौन लेता था? राजा। यानी न्याय का केंद्र किसे माना जाता था? राजा को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? राजा को। कोई दिक्कत? चलिएगा, उसके बाद हम लोग आते हैं सोशल लाइफ, यानी सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के बारे में, सोशल लाइफ, सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन के बारे में। तो यहाँ की जो सोसाइटी हुआ करती थी, यहाँ की जो सोसाइटी हुआ करती थी, ये कैसा था? यहाँ का समाज कैसा था? पुरुष प्रधान समाज था। मतलब यहाँ पर पुरुष की प्रधानता थी। पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था। कैसा समाज था? पुरुष प्रधान समाज था। कोई दिक्कत? चलिएगा, पुरुष प्रधान समाज में पुरुष की अधिकतम प्रधानता होती है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर। पहले क्या होता था? यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था कैसी थी पहले? वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में कैसी थी भाई? कर्म के आधार पर था। कर्म के आधार पर। बाद में कैसा कर दिया गया? जन्म के आधार पर। बाद में कैसा कर दिया गया? बाद में जन्म के आधार पर। मतलब पहले कोई ज्यादा जाति पाति नहीं हुआ करती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जातियां इतनी बढ़ गई कि आज हम लोग जातिवाद के नाम पर लड़ रहे हैं, है ना। असल में इसका उपयोग कौन करता है भाई? तो पॉलिटिशियंस करते हैं, पॉलिटिक्स की जाती है। बाकी कास्ट की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। बाकी इसी में तो कास्ट का यूज ही होता है, बाकी चीजों में कहाँ यूज होता है? बाकी कहीं चीजों में यूज नहीं होता है। ठीक है, इसी कास्टिज्म को लेकर के लोग अपने आप में बढ़ावा दे देते हैं किसी अन्य का, और अलग अलग कास्ट का देखते हैं ना, तो आजकल ब्रांड बन गया है कास्ट का, है ना। लोग आदमी का नहीं ब्रांड बना करके कास्ट का ब्रांड बना लेते हैं। तो छोड़िए, हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, फिलहाल हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। कर्म के आधार पर वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिएगा, कर्म के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है ब्राह्मण, है ना। पहला क्या होता है? ब्राह्मण। पहला होता है ब्राह्मण। इसे शिक्षा पाने का अधिकार, जिसे हम बोलते हैं ज्ञान पाने का अधिकार। क्या पाने का अधिकार? इसे क्या था? ज्ञान पाने का अधिकार था। ये बहुत पुरानी बात है, ज्ञान पाने का अधिकार था। उसके बाद दूसरा था क्षत्रिय।
क्या होता था? क्षत्रिय। क्या होता था? क्षत्रिय, जिसे योद्धा कहा जाता था, युद्ध करने का अधिकार या फिर रक्षा व्यवस्था को देखने का अधिकार। ठीक है। उसके बाद तीसरा होता था वैश्य। क्या होता था? वैश्य। वैश्य का काम था व्यापार करना या कृषि करने वाला, व्यापार या कृषि करने वाला, व्यापार या कृषि करने वाला, कोई दिक्कत। और लास्ट होता था चौथा शूद्र। शूद्र कोई जन्म से नहीं होता था, लेकिन क्या है, इसको मान लिया गया, शूद्र कैटेगरी में डाल दिया गया। इसको बोलते थे सेवा करने वाला। सेवा करने वाला, शूद्र का मतलब क्या होता था? जो सेवा करेगा। ठीक है। ये जाति के आधार पर है ना, किसके आधार पर? जाति के आधार पर चार वर्ण। आज हम लोग जाति पाति के नाम पे लड़ लेते हैं। इंसान जब किसी टीचर के पास पढ़ने जाता है ना, तो कभी जाति धर्म देख के नहीं जाता है। ठीक है। वहाँ पे क्वालिटी देखते हैं, कौन बेस्ट। ठीक है। हॉस्पिटल में किसी की जान जा रही होती है ना, तो डॉक्टर का धर्म नहीं देखा जाता है, ना ही जाति देखी जाती है। क्या देखी जाती है? डॉक्टर की क्वालिफिकेशन अच्छी है ना, एक्सपीरियंस्ड है, वहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है। सिर्फ जातियों के काम कहाँ आते हैं? एक ही तो जगह है, पहला तो चुनाव में और दूसरा शादी विवाह में, बाकी कहीं नहीं आता है। ठीक है। महिलाओं को इसमें कुछ अधिकार दिए गए थे, है ना। उस समय की सोच क्या थी कि हम, है ना, आप भी सोचिएगा कि जो अधिकार अभी महिलाओं को प्राप्त नहीं है, वो उस टाइम पे दिया गया था। महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के अधिकार उस टाइम पे सोचिए, महिलाओं के क्या अधिकार थे? जो अधिकार अभी हमारे यहाँ दी जाती है, या असल में प्राचीन समय से ही दी जाती थी। पहला क्या था? पहला था शिक्षा पाने का अधिकार, यानी महिलाएं भी शिक्षा पा सकती थी। शिक्षा पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार। और दूसरा पॉइंट है कहीं भी घूमने जाने का, यानी यात्रा, है ना, घूमने का अधिकार, यात्रा करने का अधिकार, है ना, यात्रा करने का अधिकार महिलाओं को दिया गया था। तीसरा पॉइंट है विवाह करने का, यानी अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार। सोचिए, यह प्रथा सदियों से चली आ रही है, बीच में कुछ लोगों ने इसको दबा दिया गया, है ना, यानी बीच में बहुत सारे टाइम पीरियड आएंगे जिसके कारण से इसे बैन कर दिया गया, फिर बाद में, अभी तो देखिए फिर वापस से वही चल रहा है। लेकिन आदमी सोच, है ना, उस हिसाब से चले तो ठीक है, देख लीजिए अब, है ना, करने का अधिकार। समय के उपरांत सब चीज सही होता है, अधिकार। और एक अधिकार है विधवा विवाह। विधवा विवाह का अधिकार। ठीक है। विधवा विवाह का अधिकार, यानी विधवा विवाह भी उस समय किया जा सकता था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा चलती थी, यानी ज्वाइंट फैमिली जिसे कहते हैं। सारे परिवार एक साथ मिलकर के रहा करते थे। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल। ग्रामीण लोगों की का जो प्रधान होता था वो कौन होता था? ग्रामीण ही होता था। ऋग्वैदिक काल में राजाओं का पद अनुवांशिक हो जाता, मतलब खानदानी चलता था, राजा का बेटा जैसे राजा होगा। और अगला है विवाह संस्कार। सबसे पवित्र संस्कार इस काल में माना जाता था। विवाह संस्कार को क्या माना जाता था? सबसे पवित्र संस्कार। इस समय दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे, एक अनुलोम विवाह, दूसरा प्रतिलोम विवाह। पहला क्या था? अनुलोम विवाह, जिसमें कि पुरुष का वर्ण उच्च होता था और महिला का वर्ण निम्न होता था, उसे हम क्या बोलते थे? अनुलोम विवाह। और दूसरा होता था प्रतिलोम विवाह। प्रति मतलब अनुलोम का जस्ट उल्टा प्रतिलोम, यानी कि इसमें पुरुष का वर्ग रहेगा निम्न, पुरुष का वर्ण क्या रहेगा? निम्न, और स्त्री का वर्ण रहेगा उच्च। तो स्त्री का वर्ण ऊंचा और पुरुष का वर्ण अगर निम्न हो तो वो किस प्रकार का विवाह कहलाएगा? प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। और अनुलोम विवाह का मतलब होगा पुरुष का वर्ण ऊंचा और स्त्री का वर्ण नीचा, इसे हम क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह कहेंगे। समाज में महिलाओं की दशा क्या थी? अच्छी थी, ठीक ठाक थी। इस समय पुनर्विवाह और बहुपति विवाह का भी प्रचलन चल रहा था। ठीक है। उस समय दहेज प्रथा, सती प्रथा, है ना, इत्यादि कोई भी प्रथा समाज में नहीं थी। ठीक है। अब न लागू हो गया, बिना दहेज का तो कोनो काम में नहीं होता है। आजकल दहेज चाहिए, दहेज नहीं है ना, है ना,
दहेज के लिए कोई भी आदमी बदल सकता है कभी भी, है कि नहीं। आर्य जो थे लोग आए थे वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के लोग थे। किस प्रकार के थे? दोनों प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे। कोई दिक्कत? इसका धार्मिक जीवन क्या था? प्रकृति पूजन। इन्होंने कुछ प्रमुख देवताओं की पूजा करते थे, जैसे इंद्र। इंद्र को युद्ध एवं वर्षा के देवता माना जाता था, है ना। इंद्र को क्या कहा जाता था? युद्ध एवं वर्षा के देवता। उसके बाद अग्नि। अग्नि यज्ञ एवं आहुति के देवता माने जाते थे, है ना। सोम को औषधि के गुणों का देवता माना जाता था। मरुत को आंधी एवं तूफान का देवता माना जाता है। वरुण को जल एवं समुद्र का देवता माना जाता था। ठीक है। यहाँ की जो इकोनॉमी की थी, प्राथमिक व्यवसाय यहाँ का पशुपालन था। राजा का कोई निजी संपत्ति नहीं होता था। राजा का कोई निजी संपत्ति नहीं होता था। ऋग्वेद में एक ही अनाज, किस चीज का? ऋग्वेद में एक ही अनाज, जौ, जौ, है ना। एक ही अनाज जौ की का उल्लेख मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद में किस प्रकार के अनाज का उल्लेख मिलता है? जौ का। इस समय कौन सी प्रथा चलती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, ये ना। हाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली, यह व्यवस्था थी। इसमें क्या था? एक आदमी है, इसके हाथ में क्या है भाई? सामान है, और एक आदमी ये भी है, मान लीजिएगा। ठीक है। इसके हाथ में भी सामान है। ये क्या बन गया जी? ये कुछ इस डिजाइन का होता था। हाँ, ठीक है। ये इसको देता था और ये बदले में इसको देता था, है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली व्यवस्था रखी गई थी, यानी लेन देन। विनिमय प्रणाली का विनिमय मतलब क्या होता है? लेन देन होता है। तो इस चीजों का लेन देन हुआ करता था। अगली वीडियोस में हम लोग शुरू करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में और उन्हें हम खत्म करेंगे। ये हमारा ऋग वैदिक काल आज संपन्न होता है। ठीक है। इसी के साथ आगे मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।